विद्यार्थी नमस्कार, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, क्रिया। हम लोगों ने अभिकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, उसके भेद सब कुछ पढ़ा। आज हम ले रहे हैं क्रिया। आप लोगों ने आज से पहले कई बार क्रिया शब्द सुना होगा और छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा और काफ़ी विद्यार्थियों को याद भी होगा काफ़ी हद तक। आइए समझते हैं क्रिया क्या है। नाम से ही पता चलता क्रिया, यानी जो किया जा रहा है या हो रहा है, होना, करना, ये क्रियाएं हैं। सीधी बात कहूँ तो मैं तो इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। क्लियर? यानी वे शब्द, वापस समझिए इसको, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रियापद कहते हैं। क्लियर होगी बात? वो क्या है? क्रियापद है ना। अब इस क्रियापद को ही जो है संस्कृत में जो है क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़ती पढ़ता पठामी पठावा पठामा, है ना। तो वो धातु रूप होते हैं। वो धातु रूप यहाँ हिंदी में क्या है? क्रिया है। हम जानते हैं कि जो हिंदी है वो संस्कृत की बेटी है ना। ऐसा माना जाता है क्योंकि अधिकांश जो शब्दावली है हिंदी की वो संस्कृत से ही जो है ली गई है, चाहे वो तद्भव के रूप में हो, चाहे वो तत्सम के रूप में हो, है ना। तो इसलिए जो है हिंदी में जिसको हम क्रिया कहते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत में इसे धातु कहते हैं, है ना। हिंदी में उन्हीं के साथ ना, ये देखो ना, ये ना लिखा हुआ है ना, ये ना देखिए आप, ना, ये ना जुड़ता है ना, उन धातु के साथ में ना लग जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा आप, लिख से लिखना, हंस से हंसना, है ना। तो ये जो है कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि किसी भी कार्य का होना या करना क्रिया है। क्लियर? और जो है संस्कृत में क्रिया को ही जो है क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उसी का हिंदी में जो है संस्कृत के जो धातु हैं उसके पीछे ना जोड़ करके हिंदी के अंदर क्रिया बन गई। क्लियर? अब हम आते हैं क्रिया के प्रकार, है ना। तो क्रिया की जब हम प्रकार की बात करते हैं तो कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से भेद किए जा सकते हैं, कैसे भेद किए जा सकते हैं, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला इसमें जो है विद्यार्थियों आता है कर्म के आधार पर, है ना। हम 3 भेद इसको मुख्य रूप से हम क्रिया के करेंगे, ठीक है ना। जिसमें कर्म के आधार पर करेंगे, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर भी हम भेद करेंगे, और एक होता है काल के आधार पर भेद, है ना, वो भी हम जो है इसमें करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं कर्म के आधार पर, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर 1 आता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, है ना। तो अब इसमें कर्म प्रधान होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः कितने भेद करेंगे? 2 भेद, मुख्यतः 2 भेद किए जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः कितने भेद किए जाते हैं? 2 भेद किए जाते हैं। कई बार भी आपको पूछ ले कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए जाते हैं, तो वहां दे देंगे 1 2 3 4, तो हमको पता होना चाहिए कितने भेद किए जाते हैं? 2 भेद किए जाते हैं। पहला तो है अकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा है सकर्मक क्रिया, है ना। यानी कि कर्म से युक्त और एक कर्म से रहित। अकर्मक मैंने नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म की प्रधानता ना हो, यानी एक सकर्मक यानी कर्म सहित जिसमें कर्म की प्रधानता हो, है ना।
तो हम पहला लेते हैं अकर्मक सकर्मक, इसके दो भेद हो गए। अब हम पहला लेते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है। पहला अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे, समझे इसको। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। पहली बात, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दो बातें हैं अकर्मक क्रिया के अंदर विद्यार्थियों, दो बातें हैं। क्या क्या? एक तो क्रिया का जो प्रभाव है वो जो है वाक्य का जो कर्म है, यानी पहली बात क्या हो गई? पहली बात तो ये हो गई कि इसके अंदर ये जो क्रियाएं होती है, इनका जो इन क्रियाओं के साथ में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। किसके साथ? अकर्मक क्रियाओं के साथ में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात जो है, उस क्रिया का प्रभाव जो है सीधा किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। क्लियर? ये दो बातें इसके अंदर हो गई, है ना। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे कुत्ता भौंकता है। क्लियर? भौंक रहा कौन है? कुत्ता। कर्म या है ही नहीं, तो प्रभाव कहां से पड़ेगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है ना, कविता हंसती है, सीधी सी बात है, कर्ता और क्रिया दो ही है इसमें। इसी प्रकार से टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है ना। अब इसमें आपने नोट किया होगा कि ये अकर्मक कैसे हुई, कि इसके अंदर कर्म है ही नहीं। और हमने परिभाषा पढ़ी थी कि इसके अंदर क्रिया का प्रभाव है वो प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। सीधी सी बात है, पड़ रहा है, उसको प्रभावित कर रही है क्रिया, क्योंकि उसके द्वारा ही ये हो रहा है ना। तो अच्छा, कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो कर्म इसमें है ही नहीं, देख लो। ठीक है, तो ये बात होगी। अब दूसरी जो आती है वो आती है सकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी है? सकर्मक। नाम से ही पता है कि कर्म से युक्त, जिसके अंदर कर्म होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझिएगा आप। वे क्रियाएं, ध्यान दीजिए इधर, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर, यानी कि इन क्रियाओं का जो प्रभाव है वो किस पर नहीं पड़ेगा? कर्ता पर नहीं पड़ेगा, जबकि अकर्मक में कर्ता पर प्रभाव पड़ता था। समझना चाहिए, है ना। तो वापस देखो, वापस पढ़िए इसकी परिभाषा को, वापस आप समझिए। देखो, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ही प्रयुक्त हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर बात हो गई? यानी कि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्रिया का जो संबंध है वो प्रयोग है वो किसके आधार पर होगा? कर्म के आधार पर होगा। क्लियर बात हो गई? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण से आप और समझ जाएंगे। जैसे आप सकर्मक क्रिया को इस उदाहरण से समझेंगे। ये उदाहरण जो दिए गए हैं, जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। अब देखो, भूपेंद्र क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, यानी कर्म क्या है? दूध है। तो पीने का संबंध किससे हुआ? भूपेंद्र से इतना संबंध नहीं है पीने का जितना दूध से है। नजदीकी संबंध किससे है पीने का? दूध से है ना। तो देखो, ये सकर्मक हो गया, है ना। भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। ठीक है, तो खाना कर्म हो गया, उधर दूध कर्म हो गया था, है ना। इसी प्रकार से जो है, जैसे भूपेंद्र का दूध पीना है ना, तो दूध कर्म हो गया, और नीतू का खाना बनाना, तो खाना कर्म हो गया, है ना। तो कर्म से क्रिया जुड़ गई, इसलिए यहां पर क्या है? ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्लियर? अब सकर्मक क्रिया जो है, इसके
भी दो भेद किए जा सकते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं किए जाते हैं? दो भेद किए जाते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? नाम से पता चल रहा है एक कर्म होगा जिसमें, है ना। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर बात हो गई? ये तो एकदम सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है ना। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है ना। इसी प्रकार से जो है और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, है ना। तो अब दुष्यंत क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। तो करने का संबंध किससे हुआ? भोजन से हो गया, है ना। तो अब दूसरा जो आता है, ऐसे कई वाक्य बना सकते हो। दुष्यंत भोजन कर रहा है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ भी बनाओ ना वाक्य। ये सब जो है एक कर्मक क्रिया में आएंगे इस तरह के वाक्य, ठीक है। दूसरा आता है द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो कर्म होंगे। क्लियर? दो कर्म होंगे, है ना। कैसे? आप देखो, इसको समझिएगा। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ में कितने कर्म हो? दो कर्म हो, जुड़े हुए हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए इधर, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझिएगा, जैसे अध्यापक जी है भाई, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, वो अध्यापक जी भूगोल पढ़ाते थे, है ना। तो जैसे उदाहरण देखिएगा, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब देखो, अध्यापक जी क्या है? अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, कर्ता और क्रिया हो गई। कर्म दो है, एक तो भूगोल और पहला कर्म कौन सा है? छात्रों को, ठीक है। अब देखिए, इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। क्लियर बात है ना। अतः पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। क्लियर बात हो गई? ऐसे कई वाक्य हो सकते हैं। अब आप खुद बना सकते हो ऐसे वाक्य कई सारे, है ना। आपको मेन बात है कि आपकी अवधारणा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक कर्मक क्रिया क्या है और द्विकर्मक क्रिया क्या है, और ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब हम आगे लेते हैं। अब जो नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आएगा प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। अभी तक हमने जो क्रिया का प्रकार पढ़ा है वो पढ़ा है विद्यार्थियों कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो इसमें जो है हम इसको हम समझते हैं, इसके आधार पर जो है कैसे भेद किए जा सकते हैं। तो वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग, है ना, कहां किया जाए। देखो, दो बातें इसमें आएगी। एक तो वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहां किया जा रहा है, और दूसरा किस रूप में किया जा रहा है ना। एक तो ये कि किसी भी वाक्य में जो है क्रिया का प्रयोग है वो कहां किया जा रहा है, और दूसरा किस रूप में किया जा रहा है ना। इन दो बातों पर हमें ध्यान दिया जाता है, ध्यान देना होगा इसमें। इसके आधार पर भी जो है हम क्रिया के निम्न भेद कर सकते हैं, निम्न भेद इसके हो सकते हैं, है ना। तो दो बातें ध्यान में दी जाएगी। एक तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहां किया जा रहा है, और एक किस रूप में किया जा रहा है। इसके आधार पर हम जो है क्रिया के इस संरचना के आधार पर क्रिया के बहुत से भेद कर सकते हैं, जिनको हम बारी बारी से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। नाम से पता चल रहा है, सामान्य सी बात है एकदम। तो जब किसी, ध्यान दीजिए इधर, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का
प्रयोग हुआ हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। बहुत सरल है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे महेंद्र जाता है, ठीक है, संतोष आई। संतोष या लड़के का नाम नहीं है, लड़की का नाम है, इसलिए आई, है ना। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, और सामान्य बस क्रिया आ गई, एक करता है क्रिया आ गई, है ना। दूसरा जो है आता है वो आता है संयुक्त क्रिया। दूसरा कौन सा है? संयुक्त क्रिया, यानी क्रिया से क्रिया जुड़ी हुई होगी। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक का मतलब अलग अर्थ वाली, है ना। तो वापस समझिए इसको, संयुक्त क्रिया क्या है? तो जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्लियर बात हो गई? यानी कि इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हो सकती है एक वाक्य में, और वो क्रियाएं भिन्नार्थक होगी, दोनों एक जैसी नहीं होगी क्रियाएं, दोनों अलग अलग अर्थ देने वाली होगी। जैसे उदाहरण से आप समझ लेंगे, जैसे जया ने खाना बना लिया। अब देखो, इसमें दो क्रियाएं कौन सी हुई? बनाना हो गया एक तो, है ना। खाना शब्द तो यहां पर जो है कर्म के रूप में आया, क्रिया नहीं है। लेकिन ये बनाना जो है ये क्या है? ये क्रिया हो गई। दूसरा लिया, यानी लेना क्रिया हो गई, है ना। तो बनाना अलग चीज है, अलग अर्थ देती है, और लेना अलग अर्थ देता है। तो दोनों भिन्नार्थक क्रिया होगी ना, खाना बना लिया। इसी प्रकार से हेमराज ने खाना खा लिया। तो अब यहां पर जो खा शब्द है वो खाना क्रिया का हो गया, और दूसरा लिया यानी लेना शब्द है वो भी क्रिया अलग हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आता है? प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा जो प्रकार है प्रयोग और संरचना के आधार पर, वो आता है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी वे क्रियाएं, सीधी सी बात है, इसमें करता है और दूसरे को प्रेरित करेगा, ठीक है ना। तो वे क्रियाएं, इधर ध्यान दीजिए, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को, है ना, कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है ना, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर? एकदम सीधी सी बात है, कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। जैसे उदाहरण देखिएगा आप, जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। अब वो खुद नहीं लिख रहा है, खुद लिखता तो फिर तो अलग बात बन जाती, फिर प्रेरणास्पद क्रिया बनती नहीं, है ना। पत्र वो लिखवा रहा है, लिखवाता है। इसी प्रकार से कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, खुद नहीं पढ़ती है, उससे पत्र पढ़वाती है दूसरे से, है ना। तो ये इस तरीके से जो है हम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण समझ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है पूर्वकालिक क्रिया, है ना। नाम से पता चल रहा है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब दो क्रियाएं होगी लेकिन एक क्रिया पहले प्रयोग होगी और दूसरी बाद में प्रयोग होगी। यानी पहली क्रिया संपन्न हो जाने के बाद में दूसरी क्रिया जो है वो प्रयुक्त होगी। कैसे? आप समझिएगा, देखो इसको, देखो आप समझिए लिखा हुआ इसको। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, ठीक है, तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, ठीक है। पहली बात तो दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, दूसरी बात उन दोनों में से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्लियर बात हो गई, है ना। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ठीक है, ये वाक्य है, धर्मेंद्र सोकर पढ़ गया। यहां सोने से पूर्व क्या क्रिया हुई? पढ़ने का कार्य हो गया। क्लियर? अतः पढ़कर क्रिया
पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्लियर बात होगी ना? पढ़कर सो गया, सोया बाद में, पहले क्या हुआ? पढ़ना हुआ ना, तो पढ़ना क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा पूर्वकालिक का जो ये देखो, ये कोष्टक में लिखा है कि इसके अंदर जो है ये किसी मूल धातु के साथ कर, है ना, या करके लगाने से जो है पूर्वकालिक क्रिया बनती है। क्लियर बात होगी? पूर्वकालिक क्रिया के पीछे या तो कर लगेगा या करके लगेगा, ठीक है। अब अगला जो आता है 4 नंबर, 5 नंबर, वह जो आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, है ना, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जो है क्रिया बनती है। इसकी परिभाषा को समझिएगा। वे क्रियापद, पढ़िए आप साथ में, समझिए लिखा हुआ। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, ठीक है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्लियर बात होगी एकदम? ये क्रियाएं किससे बनेगी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनेगी, ठीक है। जैसे उदाहरण से आप समझिएगा, रंगना, रंगना किससे बना? रंग, रंग शब्द है, रंग से रंगना बन गया, है ना। लजाना, तो लज्जा से क्या बन गया? लजाना बन गया, है ना। अपना से अपनाना बन गया। गरमाना, गरमाना, तो गर्मी से या गर्म से गरमाना हो गया ना। ऐसे ही जो है चमकाना है, गुदगुदाना, ये जो है सारी क्रियाएं बनी। तो कैसे बनी ये सब के सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनी है ये, है ना, पीछे प्रति लग करके, ठीक है। अब जो अगला आता है वो आता है कृदंत क्रिया। कौन सा आता है? कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया क्या होती है इसको आप समझिए। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, उन्हें जो है कृदंत क्रियापद कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि क्रिया शब्द हैं, जो क्रिया शब्द है उनके पीछे प्रत्यय लग करके ये जो है क्रियाएं बनती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे, यानी क्रिया के पीछे प्रत्यय का लगना। क्लियर? जैसे उदाहरण देखिएगा, चल से चलना या चलता, चलकर, है, लिख से लिखना, लिखता या लिखकर, ऐसे बन गए। क्लियर? अगला जो आता है उसको अगला लेते हैं सजातीय क्रिया, है ना, सजातीय क्रिया। तो वे क्रियाएं, है ना, इसकी परिभाषा को समझिएगा, ध्यान दीजिए इधर। वे क्रियाएं, नींद मत लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको जो जिसमें धातु और क्रिया दोनों ही जो है समान रूप में साथ में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसमें धातु और क्रिया दोनों मिलते एक जैसे ही होंगे, या धातु से क्रिया बनी हुई, धातु से जो है कर्म बना हुआ होगा, या कर्म से जो है धातु बनी हुई होगी, है ना, दोनों एक जैसे। उदाहरण से आप समझिएगा, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अब देखो, लड़ना एक क्रिया हो गई, और कर्म क्या है यहाँ? लड़ाई। तो लड़ाई भी जो है लड़ना क्रिया से बना है, और लड़ाई कर्म है, और कर्म से जो है लड़ना क्रिया बनी है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ सजातीय का है, ठीक है ना। तो क्लियर होगी बात आपको, है ना। अगला हम लेते हैं 8 नंबर, वो है सहायक क्रिया। नाम से ही पता है आपको, जो क्रिया की सहायता करने वाले पद हैं, है ना। तो किसी भी वाक्य में, ध्यान दीजिए इधर, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे अरविंद पढ़ता है ना, भानु ने अपनी, जैसे आप, एक तो हो गया अरविंद पढ़ता है ना, और दूसरा उदाहरण हो गया भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रखी, है ना। उक्त वाक्यों में क्या है? उक्त वाक्यों में है तथा दी है ना, सहायक क्रियाएं हैं। क्लियर?
तीसरा आता है विद्यार्थियों काल के अनुसार, है ना। तो काल के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं 3 काल होते हैं मोटे रूप में, तो इसके आधार पर भी हम क्रियाओं को बांट सकते हैं। तो इसको आप समझिएगा, जिस काल में कोई क्रिया होती है ना, उस काल के नाम के आधार पर क्रियाओं का भी जो है वो नाम रख देते हैं, ठीक है। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी हो गई? भूतकालिक, है ना, जो संपन्न हो चुकी है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया का वह रूप, ध्यान दीजिए इधर, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में, है ना, अर्थात भूतकाल में, है ना, कार्य के संपन्न होने का बोध होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण से आप समझिएगा, जैसे सरोज गई, चली गई, वो तो बात पूरी हो गई, है ना। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, वो पहले पढ़ रहा था, है ना, तो ये भूतकालिक हो गई। दूसरी आती है वर्तमान कालिक क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे कमला गाना गाती है, ठीक है, और विमला खाना बना रही है ना, ये वर्तमान में हो रहा है सारा, क्लियर। तीसरा आता है भविष्यकालिक क्रिया, है ना। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, है ना, कार्य के संपन्न होने का बोध होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे, है ना। जैसे उदाहरण से समझिएगा, नीलम कल जोधपुर जाएगी, है ना, अशोक पत्र, है ना, अशोक पत्र लिखेगा। तो यहां पर भविष्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये भविष्यकालिक क्रिया है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा से आपने ये समझा कि क्रिया क्या है, क्रिया के जो है किसी भी कार्य के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं। मैं संक्षेप में दोहरा रहा हूं वापस। और क्रिया के हमने 3 प्रकार से हमने भेद किए, कर्म के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर, और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया किया, है ना। और सकर्मक क्रिया के भी हमने फिर 2 भेद पढ़े थे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, है ना। फिर जो है हम लोगों ने प्रयोग और रचना के आधार पर जो है क्रिया के भेद पढ़े, जिसमें 8 प्रकार मैंने आपको अलग अलग प्रकार से बताए, जिसमें आपके जो है संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया इत्यादि, है ना। फिर हमने अंत में जो है क्रिया के 3 प्रकार, जो तीसरा जो है काल के आधार पर भूत, वर्तमान और भविष्य क्रिया को हमने समझा। तो परीक्षा में आपको अब कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से उसका समाधान कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और आप स्वस्थ रहें, आप निरंतर सफलता को प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।